दूध का बोतल लेकर कमला बाहर निकल आती है। वो अपनी बेटी बानी को बगीचे में सुला कर गई थी। वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिस कंबल पे वो लेटी हुई थी बस वो पड़ा हुआ था। ये देखकर कमला बहुत परेशान हो जाती है। बानी, बानी, हे भगवान, मेरी बेटी कहीं नहीं दिख रही है। कुत्ता ले गया या शेर खा गया। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? इस तरह रोते हुए वो चारों तरफ देखती है। तभी उसे अनामिका दिख जाती है, जो कमला की बेटी को गोद में लेकर वहाँ से भाग रही थी। कमला परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पकड़ो पकड़ो, अनामिका मेरी बेटी को लेकर भाग रही है। इस तरह चिल्लाने पे सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अनामिका के गोद में वानी को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि अनामिका उसे लेकर भाग रही है। अरे कोई अनामिका को पकड़ो, वो बांझ है, उसे माँ की ममता नहीं पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। मेरी बेटी को अनामिका के हाथ से बचाओ। इस तरह कहने पे भूषण और किरण दोनों ही हाथ में लाठी लेकर अनामिका के पीछे भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे भागती है कमला। भाई साहब, अनामिका को मारिएगा मत, उसके हाथ में मेरी बेटी है। अगर गलती से मेरी बेटी को चोट लग गई तो हे भगवान, कुछ नहीं बचेगा। बस आप अनामिका को जाके पकड़ लीजिए और मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। इस तरह कहते हुए वो भाग रही होती है। भूषण और किरण अनामिका को पकड़ने के लिए भी पीछे पीछे भाग रहे थे। अरे किरण, अपने हाथ से लकड़ी को लेके अनामिका के पैर पे मारो। अरे पागल है क्या, अनामिका के पैर पे मैं लाठी मारूं? वो चोरी करके भाग रही है क्या? वो कमला की बेटी को लेके बस जा रही है। अगर लाठी फेंके तो उसके पैर पे लग के अनामिका गिर सकती है और उसके हाथ से बच्ची भी गिर जाएगी। फिर ऐसा मत करो, हम उससे तेज पीछे से भाग के उसे पकड़ लेंगे, फिर हम बच्ची को भी बचा लेंगे। इस तरह कहते हुए वो पीछे पीछे जाने लगे। अनामिका रोते रोते बानी को गोद में लेकर घर पहुंचती है। शारदा अंदर बैठी हुई थी। बच्चे की आवाज सुन के वो बाहर निकल आती है। अनामिका वानी को गोद में लेकर आके बगीचे में बेंच पे बैठती है। वहीं पे बगल में दूध का डब्बा रखा हुआ था, उसके मुंह में डाल देती है। वानी दूध पीने लगती है। ये देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाती है। मेरी बहू अनामिका चाहती है कि वो भी अपनी माँ की ममता दिखा सके, पर पता नहीं देवी माँ उस पर क्यों कृपा नहीं कर रही है। पता नहीं वो कौन सा जादू है और क्या करने से मिलेगा। ऐसा सोच ही रही थी, तभी किरण और भूषण हाथ में डंडा लेकर शारदा के घर में पहुंचते हैं। उसके पीछे पीछे कमला भी शारदा के घर पे पहुंचती है। वहाँ पर आके सब देखते हैं कि वहाँ पे बोतल से बानी दूध पी रही है। ये देखकर सभी लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। बच्ची इस तरह बेंच पे अकेले पड़ी हुई थी। वो देखकर लगा कि बच्ची दूध के लिए रो रही है, इसीलिए उसे घर लेके आई। पर मैं ना ही उसे बेचना चाहती हूँ, ना ही उसे बेचकर मैं अपनी जायदाद बनाना चाहती हूँ। अनामिका जब इस तरह से रोते हुए कहने लगी, तब जाके कमला को अनामिका की माँ की ममता समझ में आई। वो अनामिका के पास आई, आके उसके बगल में बैठी। मैं अनामिका को गलत समझी थी। मुझे लगा वो बांझ है, इसीलिए वो मेरी बच्ची को लेकर मुझसे भाग रही है। गलती हो गई। भाई साहब, आप लोग जाइए। इस तरह से कहने पे किरण और भूषण वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें तो अच्छे से पता न कमला, अनामिका का गर्भाशय ठीक से नहीं है। मुझे माफ कर देना अनामिका। जैसे भी दूध लाने के लिए अंदर गई और आके देखी कि बच्ची नहीं है, मैं इस तरह चिल्ला दी। मुझे मातृ स्नेह का एहसास नहीं हुआ था। अब हमारे बीच ये बात क्यों दीदी? मेरा गर्भाशय ठीक से नहीं है तो मैं बांझी हुई ना, नहीं तो अब तक कम से कम मैं 2-3 बच्चों की माँ होती। इस तरह कहते हुए दूध पी रही वानी को मुस्कुराते हुए उसकी माँ कमला के हाथों में वो सौंप देती है। शारदा अनामिका को वहाँ से अंदर ले जाती है। तब तक बेटा रमेश बेडरूम से हॉल की तरफ निकल आता है। अनामिका, रमेश, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम सब मिलके एक जगह चलेंगे। ये बातें तो मैं हैंडसम बन के आता हूँ। अभी तो फिलहाल कुत्ता पीछा करते हैं ना, बाद में बिल्लियाँ भी करेंगी। उनकी बातें सुन के रमेश और अनामिका हंसने लगते हैं। शारदा और प्रसाद उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से एक अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ अनाथ आश्रम में जयंती शारदा को देखकर भागते हुए आती है। कहिए मैडम, फोन करके बताया था ना, उसी विषय पर हम यहाँ आए हैं। आप शारदा जी है, पर आपकी बहू कहाँ पे है? ये मेरी बहू है, नाम अनामिका है। नाम में तो माता का नाम है, पर इसे माँ बनने का सुख ही नहीं है। शारदा, यहाँ आके दुखी होने से फायदा नहीं। चलो
चल के छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, उनमें से हम एक को ले चलेंगे। चलिए सर, सब लोग चलिए। पूरा आश्रम घूम के एक लड़का और लड़की जिसे पसंद वो ले लीजिए, चाहे तो आप दोनों को भी ले जा सकते हैं। इस तरह कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका चारों अनाथ आश्रम में जाते हैं। वो सारे बच्चों को देखते हैं और आखिरकार एक बच्ची को वो पसंद करते हैं। अनामिका एक बच्ची को गोद में ले लेती है। सभी लोग जयंती के पास आते हैं। जब जयंती उन लोगों से बातचीत कर ही रही थी, तब तक अडॉप्शन के सारे कागजात भी तैयार हो जाते हैं। फिर बच्ची की माँ कल्याणी उनके पास आती है। मैडम, मेरे बच्चे को मत लीजिए, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मैं कुछ मजदूरी का काम करके अपने बच्चे को पाल लूंगी। ये क्या कल्याणी, कल ही तो तुम आकर कहने लगी कि तुम बच्चे को ठीक से खिला नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम उसे अडॉप्शन में देना चाहती हो, और आज जब कोई लेने आया है तो तुम उसे रोक रही हो। माफ कर दीजिएगा, बच्चे को वापस कीजिए। इस तरह कहकर अनामिका के गोद से बच्ची को लेकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका, रमेश, शारदा, प्रसाद सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी का मन बहुत भारी हो जाता है। फिर उन्हें वहाँ रुकने का मन नहीं किया और फिर किसी दूसरे बच्चे को देखने का भी उनका जी नहीं किया। वो सभी लोग आकर गाड़ी में बैठ गए और रमेश गाड़ी लेके घर के तरफ आने लगा। बेटा रमेश, गाड़ी को अस्पताल ले चलो, घर के तरफ नहीं। हॉस्पिटल क्यों माँ? अस्पताल क्यों, ये बात मैं बताऊंगी, पहले चलो तो वहाँ। फिर ज्यादा कुछ कहे बिना रमेश गाड़ी लेकर सीधा अस्पताल की तरफ जाने लगता है। कार में बिना कुछ कहे अनामिका बस चुपचाप बैठी थी। वो रोए जा रही थी। थोड़ी देर के ही अंदर गाड़ी आके एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सभी गाड़ी से उतरते हैं। शारदा जाके फेमस गायनोकोलॉजिस्ट गायत्री के पैर पकड़ लेती है। ये देखकर अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू को बस माँ बनने का सुख दीजिए। चाहे जो दवाई लगे, चाहे जितने इंजेक्शन लगाने पड़े, चाहे जितने खर्च हो, बस एक बार के लिए उसे माँ कहने के लिए कोई आ जाए। इस तरह कहकर वो रोने लगी। गायत्री के भी आंखों में आंसू आ गए। शारदा को उठाकर वो कहती है, शारदा जी, आप इतनी विनती कर रही है, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनिए। अभी मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रही हूँ, बस एक महिला होने के नाते कह रही हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैं कहूंगी वैसा करेंगी तो हो सकता है कि अनामिका के बच्चे हो। हाँ कहिए ना। चाहे कितनी भी महंगी दवाइयाँ क्यों ना दे दीजिए, अनामिका माँ नहीं बन सकती। लेकिन तिन्नापुर गांव में संतान लक्ष्मी के मंदिर जाइए, वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग महिला रहती है, उनसे जाके पूरी बात बताइए। जाइए वहाँ। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका कमरे से निकल आती है। गायत्री साक्षात संतान लक्ष्मी में बदल जाती है। शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश चारों आके गाड़ी में बैठते हैं। फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो संतान लक्ष्मी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग महिला उन्हें दिखती है। आइए आइए, गायत्री ने आप लोग आ रहे हैं बताया था। बुजुर्ग महिला देखकर सभी प्रणाम करते हैं। वो उन सभी को मंदिर के सामने वाले तालाब में ले जाती हैं। वो तालाब पूरी तरह से कमल फूल से भरा हुआ था। देखो, ये तालाब मायावी तालाब है। अगर तुम्हारा मन, शरीर माँ बनने के लिए तरस रहा है, उस एहसास को पाने के लिए तड़प रहा है, तभी फल मिलेगा, नहीं तो जिंदगी भर बांझ ही रह जाओगी। समझ गई ना? समझ गई दादी जी। फिर अपने पति को लेकर उस तालाब में जाओ। बुजुर्ग महिला के कहने पे रमेश और अनामिका दोनों उस तालाब की तरफ चले जाते हैं। दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ तालाब में फूल के पंखुड़ियों के ऊपर एक खिलखिलाता बच्चा आकर प्रकट हो जाता है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। बिना पलक झपकाए रमेश और अनामिका उस मायावी बच्ची को देखते ही रह जाते हैं। मुझे उठाओ माँ, आपका प्यार लेने के लिए, स्नेह को महसूस करने के लिए, एक माँ होने का संतुष्टि देने के लिए मैं आई हूँ। इस तरह कहती अनामिका उस कमल के फूल से बच्ची को गोद में उठा लेती है। इसी के साथ बुजुर्ग महिला अदृश्य हो जाती है और साक्षात संतान लक्ष्मी का रूप लेती है। ये देखकर सभी लोग खुश होकर प्रणाम करते हैं। अनामिका, अब तुम कोई बांझ नहीं हो, एक माँ हो। एक माँ होने के नाते तुम्हारी उत्सुकता देखकर, सेवा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने तुम्हें एक मायावी संतान दिया। इस शिशु की शक्तियों से सबकी सेवा करो और माँ बनकर तुम धन्य हो जाओ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। खुश होकर सभी लोग मायावी बच्ची को लेकर घर लौट आते हैं। उनके घर पे
वहाँ 2 बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। एक सोने से भरा पड़ा हुआ है और दूसरा पैसों से भरा है। उन पैसों को खर्च करके वो कई माँओं को अन्नदान किए, बच्चों के लिए दूध का बोतल दान किए। साथ ही साथ मायावी बच्ची के साथ समय बिताकर अनामिका मातृत्व का अनुभव भी करने लगी। अनामिका को इस तरह संतुष्ट देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी बहुत खुशी अनुभव करने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आलसी सासू माँ शारदा बिस्तर पे सो रही होती है और गर्भवती बहू रानी अनामिका एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। खड़ी होकर बार बार वो दीवार घड़ी को देखती है। आखिरकार परेशान होकर वो ससुर जी प्रसाद के कमरे में जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अभी भी यही हो? 10 बज गए हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना? अब मैं कैसे जाऊँ पिताजी? आपने जैसा कहा पुलिस स्टेशन जाने का तो समय हो गया है, पर इधर आलसी सासू माँ उठ ही नहीं रही है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। कोई ऐसा वैसा आलसीपन तुम्हारी सास नहीं है, बहुत बड़ी आलसी है और ये कभी कम नहीं होगा। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी और तुम्हें ठीक से पुलिस स्टेशन में नौकरी भी नहीं करने देगी। अब मैं क्या करूं पिताजी? उधर अरविंद सर मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। एटीएम चोर साइकिल लेके बहुत स्पीड से वहाँ से भाग रहा है। हो सकता है बहू कि चोर साइकिल रेसर हो। अगर तुम उसे ना पकड़ो तो नौकरी पे आफत आ सकती है। इसी बात को लेकर तो मैं बहुत डर रही हूँ पिताजी। रुको एक बार, मैं कमरे में जाता हूँ। इस तरह कहकर प्रसाद कमरे के अंदर जाते हैं। उधर इंस्पेक्टर अरविंद जीप में कांस्टेबल के साथ बैठते हैं। मूर्ति जीप को तेजी से चला रहा होता है। क्या मूर्ति, तुम्हारी एसआई अनामिका तो फोन ही नहीं उठा रही है। वो आकर हमारे साथ चोर को पकड़ेगी या नहीं? अनामिका मैडम प्रेग्नेंट है सर, उसके साथ वो एसआई है और घर की बहू भी। पता नहीं उनके सास ससुर किस तरह के इंसान हैं। आखिरकार तुमने ही ये बात कह दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अनामिका से कहूँ। वो बात नहीं है सर। अच्छे से रोड देखकर फिर गाड़ी चलाओ, नहीं तो अगले दिन खबर आएगी कि पुलिस जीप लेके चोर पकड़ने निकला और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। इस तरह कहने पे मूर्ति बिना कुछ जवाब दिए बड़े ही ध्यान से रोड पे जीप को तेजी से चलाने लगता है। उधर प्रसाद कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि उनकी पत्नी शारदा कंबल ओढ़ के सो रही है। नींद की देवी किसे कहते हैं किसी को शायद पता नहीं, पर अगर किसी ने कभी पूछा तो मैं अपनी पत्नी से मिलवा दूंगा। शारदा, सुबह के 10 बज गए हैं, उठो। इतना कहकर प्रसाद कंबल खींच लेते हैं। शारदा गुस्से से आंखें खोलकर देखने लगती है। मैं तुमसे डरता हूँ क्या? मैं तुम्हारी पुलिस बहू अनामिका नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है आप मेरे पति हैं। खुश हुआ, अब उठ जाओ और ये सब आलसीपन छोड़ो। उधर बहू को जल्दी से पुलिस स्टेशन भी जाना है। इतना कहने पर शारदा धीरे धीरे आंखें खोल के उठ के बैठती है। आप जाइए और जाके उस गर्भवती बहू अनामिका को भेजिए। बहू को बिल्कुल परेशान मत करना, वो गर्भवती है, याद रखना। इतना कहकर प्रसाद कमरे से निकल आते हैं। वहाँ कमरे के बाहर बहू अनामिका हाथ में झाड़ू और डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। जाओ बेटा, तुम्हारी आलसी सासू माँ उठ गई है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गर्भवती बहू अनामिका झाड़ू और डस्ट पैन लेकर शारदा के कमरे में जाती है। वो कमरे को देखती है। एक तरफ कंघी, एक तरफ तेल का बोतल, मेकअप किट सब बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंके हुए थे। ये देखकर उसके हाथ से झाड़ू और डस्ट पैन नीचे गिर जाता है। माँ जी, मैंने ये कपड़े तो कल ही धोए थे, आपने इन्हें अलमारी में रखा क्या? मैं क्यों रखूं उन्हें? घर की बहू तुम हो, वो तो तुम्हारा काम है। वो बात नहीं है माँ जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ऊपर से गर्भवती हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अगर मुझे थोड़ा मदद करती हैं तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ। मदद ना मैं कर दूंगी। पहले उन कपड़ों को सबको अच्छे से अलमारी में रखो, घर को साफ करके झाड़ू लगा दो, उसके बाद। पर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा माँ जी अभी। चली जाना बहू। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका घर की साफ सफाई करने लगती है। शारदा सोफे पे आके बैठ जाती है। तभी बगल में रखा हुआ अनामिका का फोन बजने लगता है। फोन ना उठाकर वो देखने लगती है। अलमारी में कपड़े रखने के दौरान अनामिका को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। जरूर अरविंद सर होंगे,
ये सोचते हुए वो हॉल में आती है। हॉल में चारों तरफ न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। ये क्या है माँ जी? मैं पेपर देख ही रही थी, तभी हवा में सारा पेपर उड़ के बिखर गया। और क्या? पेपर को आप उड़ते देख रही थी? आप जाके खिड़की बंद भी कर सकती थी ना। अरे बहू, मुझे वो अकल ही नहीं आई। आप कागज नहीं उड़ा के कुछ और भी कर सकती थी ना। आपको जानने के बाद भी आपसे मैंने मदद मांगी, ये मेरी ही गलती है। इस तरह वो कह ही रही थी, तभी अनामिका का फोन बजने लगता है। ये बकवास चीज पता नहीं कब से बजे जा रहा है। ठीक से देखो तो कौन बार बार इस तरह परेशान कर रहा है। सीआई अरविंद सर। माँ जी, 7 महीने हो गए हैं, छुट्टी लेने को कहा, नहीं सुन रही हो। अभी भी ड्यूटी पे जाना जरूरी है। अभी मैं अगर सारी छुट्टियाँ ले लूंगी फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या छुट्टी लूंगी? आज तक तुम मेरी कोई भी बात सुनी हो जो आज सुनोगी? इस तरह कह के वहाँ से उठ के वो अपने कमरे में चली जाती है। तब तक रमेश रेडी होके अनामिका के पास आता है। अनु, हम चले? तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा। माँ जी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, हम फिर साथ में कैसे जाएं? आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ऐसा क्या? पर अभी माँ कहाँ पर गई? अभी अभी तो वो उठी है, लगता वॉशरूम गई है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। जैसे ही माँ जी मांगेगी, मुझे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के बाथरूम के सामने आके देना होगा। जाओ फिर, देर ना करके माँ के पास जाओ। इतना कहकर रमेश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चूंकि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चारा भी नहीं। ये सोचते हुए अनामिका शारदा के कमरे में जाती है और बाथरूम के सामने टूथब्रश में पेस्ट लगा के हाथ में लेके खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद शारदा दरवाजा खोलती है और फिर अनामिका के हाथ से टूथपेस्ट ब्रश ले लेती है। माँ जी, आप खुद ब्रश करेंगी या फिर मैं आपको ब्रश कर दूं? मैं उतनी भी आलसी नहीं हूँ बहू, जाके अपना काम करो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो बाहर निकल आती है। ठीक उसी वक्त एक पुलिस जीप आके उसके घर के सामने रुकती है। सीआई अरविंद बड़े गुस्से से देखते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप जाके पुलिस जीप में बैठ जाती है। कांस्टेबल मूर्ति भी बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी चलाने लगते हैं। सीआई अरविंद थोड़े ज्यादा ही गुस्से में थे। मूर्ति, ये क्या हो रहा है? अगर हम ऐसे चलेंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? थोड़ी देर में वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। सर, अनामिका मैडम गर्भवती है, ज्यादा तेज चलाने से खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। प्रेग्नेंट है तो उसे घर पे बैठ के आराम करने कहो मूर्ति। आप ही तो है सर जो उन्हें बार बार फोन कर रहे थे। मैं फोन कर रहा था ताकि वो यहाँ ना आए। बस अगर कोई तरकीब है चोर को पकड़ने का तो वो बताए। अगर ऐसी बात है तो आप ये बात जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तभी भी बोल सकते थे। अब बोल दे रहा हूँ मैडम। मैं तो बताऊंगी सर, पर आपको भी उच्च पद के अधिकारियों को बताना होगा कि चोर पकड़ने में मैंने आपको मदद की है। वो संभव नहीं है। फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। ये सब बातें हो ही रही थी, उधर कांस्टेबल मूर्ति गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही दूर पे एक चोर चोरी करके पैसों का बैग कंधे पे लेकर तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। मैडम, वो देखिए चोर। इस तरह कहते ही अनामिका और सीआई अरविंद दोनों देखने लगते हैं। सर, चोर तेजी से भाग रहा है, उसे पकड़िए। अगर आप चाहते कि मैं और मूर्ति कहे कि ये सब कुछ आपने किया है तो वही कहेंगे। चोर बहुत तेजी से साइकिल चला के जा रहा है और मूर्ति बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे में हम उसको कैसे पकड़ेंगे? बहुत सिंपल है सर। इतना कहकर अनामिका माइक उठाकर कहने लगती है 1 2 3। इस तरह से उसकी आवाज ठीक ठाक सुनाई देने लगती है। मूर्ति जी, आवाज अच्छे से आ रही है। हाल ही में सर ने इसे नया मंगवाया है। अब देखो, एटीएम से पैसे चुरा के साइकिल में आप रॉकेट की तरह स्पीड लेके जो जा रहे हो। अरे ओ चोर भैया! अनामिका की बातें सुन के चोर जो साइकिल चला रहा होता है, चाहे वो कितना भी प्यार से रोके, पर मैं नहीं रुकूंगा। एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। सच ये है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये बात गलत हो गई तो मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। क्या ये सच है? तुम जो चोरी करके लेके जा रहे हो वो सारे पैसे नकली है। एक बार खुद ही खड़े होकर अच्छे से पैसों को देख लो। इस तरह कहने पे चोर अचानक से रुक जाता है। वो अपने पैसों के बैग से पैसे निकाल के देखने लगता है। पैसों की जांच करने के दौरान पुलिस की गाड़ी उसके पास पहुंच जाती है। मूर्ति जल्दी से जाकर चोर के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। मैडम, आपने पकड़ ही लिया।
कभी कभी ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए थोड़ी मोड़ी चीटिंग तो करनी पड़ती है। चलो। फिर पैसे और चोर दोनों को लेके वो पुलिस गाड़ी से जाने लगते हैं। वैसे तो केस के मामले में बहू रानी अनामिका बहुत होशियार थी, लेकिन घर पे सास के आगे बेचारी बहू को सब सुनना पड़ता था और सब कुछ करना पड़ता था।